Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Myself Mohammad Junaid So, lecture chemistry. स्टूडेंट्स आज हमारा टेस्ट नंबर 17 कंडक्ट हुआ केमिकल बॉन्डिंग का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अपने अच्छे तरीके से देखना है, साथ डिस्कशन सुननी है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो NO भी पैरामैग्नेटिक है, N2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक है, O2 नेगेटिव भी पैरामैग्नेटिक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द डायमैग्नेटिक। तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आपने 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग करनी है। तो इसमें 1s की बात करें अगर, तो इसके 1s में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह 2s की बात करें तो इसके बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग में भी क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 2p की बात करें तो इस साइड पे अगर कार्बन लें तो कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस केस में, और ऑक्सीजन के केस में p में आपके पास जो है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जब फिलिंग होती है तो सबसे पहले इस तरह की फिलिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं 1 बाई 1 करके, तो ये 2 इस तरह आ जाते हैं, और फिर जो है सिग्मा में पहुंच जाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फिल अप हो जाते हैं टोटल। आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 और ये 2, 14 हो गए। तो आप देख लें कि यहाँ सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में हैं, तो देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ दी डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द आइसोस्ट्रक्चरल विद द SiCl4। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह का जो MCQ होता है लास्ट टाइम एग्जाम में भी आ चुका है कि आपको 2 मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल है कौन सा नहीं है। तो इसका सिंपल है, आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, उसकी स्ट्रक्चर निकाल लें, तो अगर वो सेम स्ट्रक्चर हैं तो दे आर नोन एज आइसोस्ट्रक्चरल। तो इस केस में अगर हम बात करें तो SiCl4 की सबसे पहले अगर आप शॉर्ट वे में अगर आप इसकी निकालें तो 1/2 सिलिकॉन 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, 4 ये 8 और ये हो गया ओवरऑल 4 हो गया। तो इट मीन दिस इज़ दी sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इट मीन दिस इज़ दी, इसकी जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल है। क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो अब इस केस में देखें तो ये जो है इसकी आप फाइंड आउट करें शॉर्ट फार्मूला से, आप उसी वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी sp3 है, टेट्राहेड्रल है, ये भी sp3 इसकी आती है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी sp3 है, इसकी भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन हम बात करें SCl4 की, तो इस केस में देखें तो ये सल्फ़र 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये 6 + 4 मोनोवेलेंट एटम, तो ये 10 और ये टोटल वैल्यू 5 आती है। तो इट मीन sp3d। तो इसकी जो ज्योमेट्री है दिस इज़ दी ट्राइगोनल बायपैरामिडल। तो आप देख लें कि इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपैरामिडल है, लेकिन SiCl4 की क्या है, हमारे पास टेट्राहेड्रल है। तो दीज आर नॉट दी आइसोस्ट्रक्चर, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दी टॉलिन। तो ये भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप भाई इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लें टॉलिन की, ठीक है, और इसमें से आप सिग्मा काउंट कर लें और पाई कर लें, तो 3 पाई हैं और इसके अलावा 15 जो हैं सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। तो और करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन भी आता है, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गिवन होगी, आपको स्ट्रक्चर बताई जाएंगी और उनसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाए हैं। तो ये आपने फिर आपने कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। किसके पास डाइपोल मूवमेंट हाईएस्ट है, CH3Cl, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, और फिर CH2Cl2, CHCl3, CH4। तो इसको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CH3Cl की। तो Cl होता है यहाँ और ये 3 क्लोरीन के एटम्स हाइड्रोजन के एटम लगे होते हैं। अब देखें जो चार्ज की मूवमेंट होती है वो होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, इसी तरह इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह होगी, और इसी तरह क्लोरीन की भी क्या होगी, इसी तरह होगी। आप देखें कि 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके अलावा 1 क्लोरीन, तो तीनों की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। दिस इज़ द मेन रीज़न। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये ए है। अगर हम बात करें CH2Cl2 की, तो इस केस में आप देखें तो ये एक Cl है, एक हाइड्रोजन मौजूद है, एक हाइड्रोजन मौजूद है और एक क्लोरीन मौजूद है। अब देखें ये वाला क्लोरीन तो इसको इस तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ये वाला क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है,
और ये हाइड्रोजन वैसे भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है। तो आप देखें कि इस क्लोरीन की वजह से इन दोनों क्लोरीन को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे के जो है ना इफेक्ट को क्या कर रहा है, ये वाला क्लोरीन इस ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट है नेट डाइपोल उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि इसकी वैल्यू इससे क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसी तरह सेम आप देखें कि CHCl3 है तो इसमें फिर 2 क्लोरीन एटम इसको क्या करते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन के उसको डाइपोल को चार्ज को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट और फर्दर डिक्रीज कर जाता है। इसी तरह CCl4 की बात करें तो दिस इज द टेट्राहेड्रल और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो और टेट्राहेड्रल हो तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वो 0 होता है। इसी तरह सेम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो, ट्राइगोनल हो, उसका भी 0, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर और ऑक्टाहेड्रल हो तो उसका भी 0 हो जाता है। तो दिस इज द मेन रीज़न। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which of the following is an example of superoctet molecule? What is meant by superoctet molecule? वो मॉलिक्यूल जिसके सराउंडिंग में या जिसकी बॉन्डिंग के दौरान 8 इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है, यानी कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो उनको कहा जाता है सुपर ऑक्टेट रूल। तो ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या हैं, दीज आर दी सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें तो आपको नज़र आएगा, जस्ट लाइक IF7 की तरफ देखें तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है और ये 3 फ्लोरीन इस तरह इसमें डायरेक्ट लगे होते हैं फ्लोरीन, और ये 2 इस तरह हैं, और ये पेंटागोनल बाईपैरामिडल की एग्जांपल है। दिस इज़ द फ्लोरीन, दिस इज़ द फ्लोरीन। आप देखें इस केस में तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो इस तरह एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 है, तो टोटल कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है इसके, यानी कि आयोडीन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 से ग्रेटर है, तो दिस इज आल्सो दी सुपर ऑक्टेट। इस तरह PCl5 की बात देखें तो PCl5 के केस में भी इसी तरह है कि PCl5 के केस में अगर आप बात करें तो ये 2 क्लोरीन 2 और इसी तरह 1 क्लोरीन इस तरह होता है, तो ये भी कितने होते हैं, टोटल 5 हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सुपर ऑक्टेट है। अब ClF3 की अगर हम बात करें तो इस केस में क्लोरीन के पास 2 जो हैं लॉन पेयर होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं, और 3 जो हैं ये फ्लोरीन एटम्स होते हैं, तो ये हमारे पास टोटल जो है हम बात करें तो क्लोरीन के भी कितने हो गए, 3 ये हो गए बॉन्ड पेयर्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये और ये 4 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये भी क्या है, सुपर ऑक्टेट है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलराइजेबिलिटी ऑफ इनाइन इज द बेस्ट प्रेडिक्टेड बाय। तो हम बड़ी डिटेल के साथ इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि देखें पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर, ठीक है, polarizing power of cation and polarization of enine is the best described by the Fajans rule, और ये फजान्स रूल ही इसको डिस्क्राइब करता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ द सेम टाइप ऑफ शेप, इसमें से किस मॉलिक्यूल की सेम टाइप ऑफ शेप है। तो भाई सिंपल शॉर्ट फार्मूला लगा लें, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, चेक कर लें कि कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लॉन पेयर हैं, उसके अलावा ज्योमेट्री जो होती है उसकी ओवरऑल होती है, यानी कि लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और जब शेप दिखनी होती है तो लॉन पेयर को आप क्या कर लेते हैं, वैनिश कर लेते हैं, देन जाके आप देखते हैं तो उसकी क्या होती है, शेप होती है। तो इस तीनों इस केस में अगर हम बात करें, करेक्ट ऑप्शन बी है, तो इस केस में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दोनों के केस में वो है sp3, यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री तो है वो तो है टेट्राहेड्रल, दोनों के केस में इनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इन दोनों की जो शेप है वो बेंट एंगुलर है। क्लोरीन डाइऑक्साइड के बाद ये खुद आपने चेक कर लेना है, ठीक है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये डबली बॉन्डेड होता है, तो दिस इज द बेंट शेप। इस तरह वाटर की भी सेम होती है, 2 लॉन पेयर होते हैं इसके पास और एक हाइड्रोजन यहाँ होता है एक यहाँ होता है, तो दिस इज आल्सो दी बेंट। तो दोनों की जो शेप है वो है बेंट शेप है। इसी तरह आप चेकआउट कर लें कि ए के केस में देखें, सी के केस में देखें, बी के केस में देखें, तो यहाँ इनकी जो शेप है वो सेम नहीं है। XCF2 की जो है दिस इज द लीनियर शेप, ये क्या है, इसकी लीनियर शेप है। XCF4 की देखें तो दे स्क्वायर प्लेनर है, इसकी कौन सी शेप है, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है। इसी तरह SO2 की बात करें तो इसकी बेंट है। XCF2 की बात करें तो ये टी शेप्ड है, इसको चेक कर सकते हैं आप, टी शेप है, तो ये इस तरह यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एंगल। तो देखें बॉन्ड एंगल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने देखनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसका बॉन्ड एंगल सबसे ग्रेटर होता है, फिर उसके बाद sp2 होती है, और फिर सबसे लेस जो होता है बॉन्ड एंगल वो होता है sp3 का।
तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है। तो आप देखें जब आप चेक करेंगे NO2 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, शॉर्ट फॉर्मूला लगा के चेक कर लें तो ये SP होती है, NO2 नेगेटिव जो है इसकी SP2 है, NH3 है SP3 है, और N3O नेगेटिव जो है इसकी SP2 है। तो इट मीन SP जो है NO2 पॉजिटिव, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आती है तो फिर आपने नेक्स्ट देखना होता है कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो बॉन्ड एंगल होता है वो ग्रेटर होता है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन दी हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो यहाँ ये वो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। आप देखें इस केस में सारे कंपाउंड्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इन सब की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है, यानी कि sp3 है, सेम केसेस है। तो देन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द बॉन्ड एंगल? तो देन यू हैव टू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा? नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन Sb। सो करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन बाइसल्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फर एटम। तो फॉर्मल चार्ज का मैंने डिटेल के साथ आपको नोट्स में भी जिक्र किया कि फॉर्मल चार्ज किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको बाइसल्फेट आयन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो बाइसल्फेट है HSO4 नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर ड्रा की जाए तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, HO एंड S ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है। तो ये आपने वैलेंसी कंप्लीट बाद में कर लेनी है, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। तो फॉर्मल चार्ज हम निकालना चाहते हैं। तो भाई फॉर्मल चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम सल्फर की बात देखें तो सल्फर के केस में जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? वो 6 हैं, क्योंकि 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। सल्फर की हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है। माइनस जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका है। देयर इज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 0 है। मैंने बॉन्ड पेयर कितने? 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो 8/2 इसको डिवाइड करें, इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा +2। सो जो सल्फर के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा इन केस ऑफ बाइसल्फेट आयन वो कितना होगा? +2 होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 क्वेश्चन। A sigma bonded molecule MX3 is the T-shaped है, the number of non-bonding pairs of electron around the metal। तो देखें जब बात हो गई है T shape की, तो जब T shape है तो T shape के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d, ट्रायगोनल बायपैरामिडल होती है। और फिर है भी T shape, तो T shape किस तरह बनती थी? तो T shape बनाने के लिए इट मीन्स इसके पास कितने लॉन पेयर होंगे? 2 लॉन्स पेयर होंगे। कितने होंगे? 2 लॉन्स पेयर होंगे। और वो लॉन पेयर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि इस तरह की, यानी कि इस फॉर्म में जब 2 लॉन्स पेयर होते एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखें तो ये हमारे पास क्या होगी? ये X मालिक्यूल होगा, ये X होगा, ये X होगा। तो ये क्या बन गया है? दिस इज दी टी शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बन गई है? टी शेप्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग इन द लेवेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सिलेट आयन। तो ऑक्सिलेट आयन की अगर हम बात करें तो ऑक्सिलेट आयन सिंपल है, दिस इज द ऑक्सीजन, दिस इज द कार्बन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन, देन ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सिलेट आयन में अगर हम इसके लिविस स्ट्रक्चर ड्रा करें, लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल वो कितने काउंट होते हैं? आप देखें तो इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डेड फॉर्म में हैं, वो हम बात कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 ये हो गए, इस तरह 2 ये हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 और 2 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12 और ये 2 कितने हो गए? 14। तो टोटल जो बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। XCO2F2 हैज़ द ज्योमेट्री एंड द शेप रिस्पेक्टिवली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भाई बहुत ही सिंपल जो मैंने शॉर्ट फार्मूला बताया है। तो जिनॉन बिलोंग करता है 8th ग्रुप से, तो 8 + 2 इसमें मोनोवैलेंट एटम है, तो ये 5 वैल्यू आती है टोटल। तो इट मीन दिस इज दी sp3d, और sp3d मीन ट्रायगोनल बायपैरामिडल, ट्रायगोनल बायपैरामिडल इसकी ज्योमेट्री है। अब आप देखें कि इस केस में हमारे पास बॉन्डेड एटम कितने हैं? वो है 4। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 5। इट मीन एक लॉन पेयर होगा। जब एक लॉन पेयर होता है और हमें पता भी है
ट्राइगोनल को आपने किस तरह लिखना होता है, सबसे पहले आपने इस तरह ड्रॉ करनी होती है, और एक लोन पेयर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा एक साइड पे रहना चाहता है। दिस इज द बेस्ट कंडीशन इन केस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि इसमें से फ्लोरीन है, और फ्लोरीन आपने कहाँ लगाने हैं, हमेशा एक्सियल पोजीशन पे लगते हैं, और ये इनॉन्गेटेड फॉर्म में होते हैं, ये बॉन्ड ग्रेटर होता है, लेंथी होता है। इस तरह ये ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, बाकी आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये आप देखें तो ये लोन पेयर को अगर आप छुपा देते हैं तो इसकी जो शेप होगी वो क्या नज़र आ रही है आपको, सीसा झूला टाइप शेप है, किस तरह है, झूले की तरह है, ये इसकी शेप है। तो इट मीन इसकी जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, और इसकी जो शेप है वो है सीसा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इन नाइट्रेट आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑन द नाइट्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लें शॉर्ट फार्मूला से 1/2। नाइट्रोजन 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, और 1 नेगेटिव चार्ज है तो +1 हो गया, तो 6 तो 2 पे डिवाइड करें तो टोटल वैल्यू 3 आती है, तो 3 का मतलब है sp2। अब कितने बॉन्डेड हैं, 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड फॉर्म में है, तो 3 टोटल वैल्यू 3 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी 3 हैं, तो तीनों के तीनों क्या हैं, बॉन्डेड हैं, बॉन्ड पेयर हैं। तो इसका मतलब है इसके लॉन पेयर क्या होंगे, वो होंगे 0। तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 एंगल्स बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स एंड द बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो सबसे मैक्सिमम एंगल्स होते हैं वो किस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास sp3d2, इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। दिस इज़ नोन एज ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती थी जो हमने ड्रॉ की थी, इस तरह की स्ट्रक्चर होती, और इसमें सारे के सारे जितने भी बॉन्ड एंगल हैं वो कितने के हैं, 90 डिग्री है। दिस इज़ आल्सो दी 90 डिग्री, दिस इज़ आल्सो दी 90 डिग्री, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो मैक्सिमम जो हैं वो 90 एंगल्स प्रेजेंट कर रहे हैं, और सारे के सारे 90 एंगल मौजूद हैं इन दी ऑक्टाहेड्रल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। द शेप ऑफ IF7 मालिक्यूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लास्ट एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो इसकी शेप क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले शॉर्ट फार्मूला लगा लें, तो आयोडीन हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, 1/2 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, +7 जो है इसके क्या हैं, 7 जो है इसके सराउंडेड एटम है, तो 14 को 2 पे डिवाइड करें तो टोटल वैल्यू 7 है। जब टोटल वैल्यू 7 होती है तो इट मीन sp3d3। और इस केस में मैंने आपको ज्योमेट्री बताई थी पेंटागोनल बायपिरामिडल, नॉट द ट्राइगोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो पेंटागोनल बायपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। तो भाई इसमें 7 के 7 बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो देयर विल बी नो लॉन पेयर। जब नो लॉन पेयर हो गया तो ज्योमेट्री एंड शेप विल बी द सेम। तो इट मीन्स पेंटागोनल बायपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री भी यही होगी, शेप भी यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। दी s ऑर्बिटल्स और नॉन डायरेक्शनल बिकॉज, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल फॉर्म में होता है, स्फेरिकल इसकी सिमेट्री होती है, तो सो दिस इज़ अ नॉन डायरेक्शन, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। दिस इज़ नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड एनी ऑर्बिटल स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। Which of the following is true for the formation of stable bonds according to the VBT? VBT के अकॉर्डिंग स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए इसकी क्या पोस्टुलेट है, क्या इसकी अजम्पशन है। तो भाई ग्रेटर ओवरलैपिंग होगी तो ऑर्बिटल जो है ना वो ग्रेट बॉन्ड बनाएंगे, तो यही VBT कहती है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी तो बिटवीन द 2 एटम, 2 एटम एक दूसरे के साथ क्लोजली जो है ना वो ओवरलैप करने चाहिए। और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द अपोजिट स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन की इस तरह की स्पिन दूसरे की इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक पेयरिंग ऑफ स्पिन हैविंग दी अपोजिट स्पिन। लेकिन जब ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड से पहले इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यही VBT कहती थी। लेकिन जब ये पेयर बनाते हैं यानी कि ओवरलैप करते हैं, तो उसके पास एक की स्पिन इस तरह होनी चाहिए, दूसरे की इस तरह होनी चाहिए। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक स्पीशी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बनाना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है। तो भाई हाइड्रोजन सिस्टम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, वो आपके पास चले जाएंगे 1s2 में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, 1s2 में, और ये एम्प्टी रह जाएगा। तो इट मीन दिस इज द डायामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाकी आप देखें तो ये 3 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो ये अनपेयर्ड बन जाएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये भी अनपेयर्ड है। इसी तरह ये सेम केस है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। नेक्स्ट मूव करते हैं 20। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, ये किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन दी बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप देख लें कि इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका ग्रेटर है, तो भाई O2 जो पॉजिटिव है
इस केस में अगर हम बात करें O2 पॉजिटिव की, दिस इज़ दी 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो वैसे भी अगर आप टेबल याद कर लें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसके पास 2.5 वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरह O2 नेगेटिव है, ये हमारे पास है 17 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलता है 1.5 होता है। और ये हमारे पास है 18 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। और O2 जो है ये 16 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑक्सीजन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और शॉर्ट फार्मूला जो मैंने आपको टेबल बताया था तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ग्रेटर होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डार्केस्ट कलर। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब हमने बात की थी फजान्स रूल की, तो फजान रूल की ये एप्लीकेशन है। फजान रूल कहता है कि अगर जिसके पास कोवलेंट करेक्टर ग्रेटर होता है तो उसकी कलर इम्पार्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्रेटर होती है, यानी कि कलरिंग जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड। क्या हो गया, कोवलेंट कंपाउंड जो होगा इसके पास कलर इंपार्ट करने की प्रॉपर्टी ग्रेटर होती है। तो भाई इसमें ऊपर फजान रूल अप्लाई करें। कौन सा रूल अप्लाई करें, फजान। तो फजान क्या कहता है, फजान कहता है कि जिसका साइज़ ग्रेटर होगा इनाइन का, क्योंकि कीटाइन तो सेम है, तो इनाइन के केस में हमने बात की थी इनाइन का चार्ज ग्रेटर हो या साइज़ ग्रेटर हो। तो साइज़ ग्रेटर होने से, ये चार्ज ग्रेटर होने से इनाइन का, तो इसमें कोवलेंट जो करेक्टर होता है वो क्या करता है, वो इन्हांस करता है। तो कोवलेंट करेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा इसमें कलर इंपार्ट करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। सो सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होगा वो डीप कलर होगा। 22, विच वन इज़ द मोर सॉल्युबल इन द वाटर। तो यहाँ भी फजान रूल अप्लाई होता है। देखें इस केस में देखें तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है, इस केस में +2 है चार्ज आयरन के ऊपर। तो भाई फजान रूल कहता है जिसके ऊपर कीटाइन के ऊपर, अब इसके इनाइन सेम है तो कीटाइन की बात करेंगे, तो जिसके ऊपर कीटाइन का चार्ज ग्रेटर होगा उसके पास कोवलेंट करेक्टर ग्रेटर होगा। तो इसके पास कोवलेंट करेक्टर क्या है, ग्रेटर है। ये कोवलेंट कंपाउंड, मोर कोवलेंट कंपाउंड है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये मोर आयनिक होगा। दिस विल बी दी मोर आयनिक करेक्टर इसमें होगा। जब आयनिक करेक्टर होगा तो दिस विल बी मोर सॉल्युबल इन दी वाटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच वन हैज़ मोर आयनिक करेक्टर, विच वन हैज़ मोर आयनिक करेक्टर, किसके पास आयनिक करेक्टर ग्रेटर है। तो यहाँ भी हमने फजान रूल अप्लाई करना है। फजान रूल बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है और बहुत सिंपल है। तो देखें इसके कीटाइन जो हैं इसके इनाइन बिल्कुल सेम है, तो हमने कीटाइन की तरफ देखना है। तो कीटाइन का जिसका साइज़ ग्रेटर होगा कीटाइन का, उसमें कोवलेंट करेक्टर जो होगा वो लेस होगा। तो सीजियम के केस में अगर हम बात करें तो इस केस में कोवलेंट करेक्टर जो है, सीजियम का साइज़ ग्रेटर है कीटाइन का, तो कोवलेंट करेक्टर जो है अगर लेस होगा तो आयनिक करेक्टर इसमें क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है। तो अमोनिया जो है दिस कंटेनिंग द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इसकी रीज़न यही है कि अगर हम स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करें तो नाइट्रोजन, दिस इज़ दी हाइड्रोजन, दिस इज़ दी हाइड्रोजन, दिस इज़ दी हाइड्रोजन, और एक इसके ऊपर लॉन पेयर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें NF3 की, अच्छा ये B2H6 जो है बोरेन जो है इसका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इस तरह BF3 के भी कभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो दोनों को कंपैरिजन होता है। तो इस केस में हमने देखना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह N और एक फ्लोरीन का एटम होता है, फ्लोरीन का एटम होता है, देन फ्लोरीन का एटम होता है और ये एक लॉन पेयर होता है। तो इस केस में देखें कि नाइट्रोजन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस केस में जो चार्ज की डेंसिटी होती है वो मूव करता है टुवर्ड द नाइट्रोजन। इस तरह हाइड्रोजन के जितने हैं वो उसकी नाइट्रोजन की तरफ मूव करती है इनका चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। इसी तरह अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर्स की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लोन पेयर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस केस में देखें कि जितने भी यानी कि चार्ज की मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। लाइक ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, तो यानी कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, जिसकी वजह से इसका डाइपोल जो इफ़ेक्ट है, डाइपोल जो मूवमेंट है वो क्या है, वो नेट डाइपोल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर है। और इस तरह अगर हम इसको कंपेयर करें और इसका ऑलमोस्ट होता है 1.46 dBA होता है, इसका 1.46 dBA होता है अमोनिया का। इस तरह हम बात करें NF3 की,
तो इस केस में देखें कि फ्लोरीन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दूसरा जो लोन पेयर है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से इस कैंसिलेशन इफेक्ट आ जाता है, यानी कि टू अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये कैंसिलेशन इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से इसका डायपोल मूवमेंट क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है, और ये चला जाता है डायपोल मूवमेंट इसका ऑलमोस्ट 0.24 डिवे होता है। तो इट मीन्स के अमोनिया हैज़ द ग्रेटर डायपोल मूवमेंट एज कम्पेयर टू दी NF3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीशीज़ आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आप उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें सेंट्रल एटम की। अगर तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज्योमेट्री सेम होगी, तो इट मीन दे विल बी दी आइसोस्ट्रक्चरल, अदरवाइज दे विल नॉट बी दी आइसोस्ट्रक्चरल। तो इस केस में देखें कि जो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर नहीं है वो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि PF5 के केस में अगर आप देखें इस केस में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है PF5 की, तो वो आप कैलकुलेट करें तो ये आती है sp3d, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी तरह आप कैलकुलेट करें BRF5 की, तो इस केस में आप देखें तो इसकी होती है sp3d2 जो कि क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बट अगर हम B, C और D ऑप्शन की बात करें तो इन केसेस में PCl5 को देखें, आप PCl5 को देखें तो ये भी सेम है, ठीक है, इन और SiCl4 की भी सेम है, क्योंकि SiCl4 क्या है 1/2, सिलिकॉन हमारे पास 4 है, प्लस 4 है तो 8, तो ये sp3 है। इसी तरह PCl4 भी क्या है, sp3 है। कार्बोनेट की क्या है, ये भी sp3 है। NO3 की क्या है, ये भी sp3 है। तो इस तरह ये देखें कि ALF6, दिस इज़ दी ऑक्टाहेड्रल, इसकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, और ये भी क्या है, दिस इज़ आल्सो दी ऑक्टाहेड्रल है। तो ये आपने देखना है कि ये भी सेम स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट, जो कि दोनों क्या हैं, डिफरेंट ज्योमेट्री है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, तो दे विल बी दी नॉन आइसोस्ट्रक्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द लीस्ट पोलर बॉन्ड इज, व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होती है डिपेंड करती है ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या उसकी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। बेसिकली जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होती है वो ज़्यादा पोलर बॉन्ड होता है, इट मीन उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर होता है। तो इसका हम अगर केस देखें तो बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही उसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। इस केस में देखें कि CF के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसी तरह इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ग्रेटर है, 485 किलो जॉल पर मोल है। आप FSC की बुक में भी जाके देख सकते हैं। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 358 है। इसी तरह कार्बन ब्रोमीन की कितनी है, ये 276 है, ठीक है। और कार्बन सल्फ़र की जो बॉन्ड एनर्जी है सबसे लीस्ट है, और ये 259 किलो जॉल पर मोल है। ये क्यों लीस्ट है, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ द लो। कार्बन और सल्फ़र के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है दैट्स वेरी वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी लो है, और बॉन्ड एनर्जी लो है तो बॉन्ड विल बी दी मोर पोलर कैरेक्टर, इसके पास मोर पोलर होगा। तो ये एक इसकी रीज़न है। 27 पे चले जाएँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ प्लानर। कौन सा मॉलिक्यूल प्लानर है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 मॉलिक्यूल, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री होती है, वो प्लानर ज्योमेट्री होती है, प्लानर स्ट्रक्चर होती है। तो NH3 के केस में देखें तो दिस इज़ दी sp3 स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है, sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये भी sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो BCl3 जो है इसकी जो ज्योमेट्री है sp2 है, दिस इज़ द ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर प्लेनर भी इसको कहते हैं, ट्राई एंगुलर प्लेनर, दिस इज़ द ज्योमेट्री ऑफ BCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने पेश की थी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेश की थी मॉलिकन ने पेश की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय द मॉलिकन एंड हुंड। एक और साइंटिस्ट भी था, उसका नाम था हुंड, इसलिए MOT को हम कहते हैं हुंड मॉलिकन थ्योरी भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम है हुंड मॉलिकन थ्योरी भी कहते हैं इसको, ये नोट कर लें। इसी तरह अगर हम बात करें
कि जो वीबीटी थी या लिविस कॉन्सेप्ट था, तो वो तो बेसिकली लिविस ने दिया था, गिलबर्ट लिविस ने दिया था। जो लिविस जो सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लिविस कॉन्सेप्ट, इसको डिज़ाइन किया था, ये कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय दी गिलबर्ट, नोट कर लें, गिलबर्ट लिविस था। इसी तरह अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी को पॉलिंग एंड स्लेटर ने दिया था, पॉलिंग प्रपोज किया था, पॉलिंग एंड स्लेटर। इस तरह अगर हम बात करें वेस्पर थ्योरी की, तो वेस्पर थ्योरी के सबसे पहले एट द इनिशियल जो इसने प्रपोज किया था, डेवलप किया था, वो था सिग्विक एंड पॉवल। कौन था? सिग्विक एंड पॉवल, ये सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया। और बाद में जाके जो मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया इससे रिलेटेड वेस्पर थ्योरी का, बाद में जाके इसको डेवलप किया गया, फर्दर डेवलपमेंट की गई, तो वो था नेलहोम एंड गिलेस्पी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, नेलहोम एंड गिलेस्पी। इसी तरह CFT की बात करें, जो क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी है, तो उसको दिया था बेथ एंड वेलेक। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये नाम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी MCQ में आ सकती हैं, तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी स्टेटमेंट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड नहीं है? इट अकर्स एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन होती उस वक्त है जब बॉन्ड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। हाइब्रिड बॉन्ड इज़ ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिड बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन द सेंट्रल एटम, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की देखी जाती है, तो ये मैंने बार बार आपके साथ जिक्र भी किया इसका। एंड हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन द आइसोलेटेड एटम्स, नॉट, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये आइसोलेटेड एटम नहीं होती, इट इज़ अकर इन दी बॉन्डेड एटम्स। ये किस में होती है? ये बॉन्डेड एटम्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दी हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन एट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द हाईएस्ट पोलराइजेशन ऑफ इनाइन। किस कंपाउंड की हाईएस्ट पोलराइजेशन ऑफ अनाइन की पोलराइजेशन होगी? इट मीन जिस कंपाउंड का कीटाइन हाईली पोलराइजिंग होगा, जिसकी हाईली पोलराइजिंग पावर होगी, उसका जो कंपाउंड का जो इनाइन होगा वो जल्दी पोलराइज हो जाएगा। तो इट मीन अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो इस केस में देखें तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। इस तरह बेरिलियम के ऊपर भी क्या है? Be2+ चार्ज है। मैग्नीशियम के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? मैग्नीशियम 2+ चार्ज है। और जिंक के ऊपर भी 2+ चार्ज है। एंड दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो जिंक ऑक्साइड है, दिस इज़ द सुपर केटाइन। इसको हमने क्या कहा था? सुपर केटाइन का नाम दिया था। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो आयन होते हैं, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है वो आ जाती है 3s2, 3p6 एंड 3d10। एंड दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज़ कम्पेयर टू दी 3s2, 3p6 की निस्बत भी ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और जिस कीटाइन के पास ये वाली कन्फिग्रेशन होगी तो फैजान कहता है कि दैट कीटाइन हाईएस्ट, उसके पास पोलराइजिंग पावर होगी। वो कीटाइन जिसके पास ये कन्फिग्रेशन होगी वो विल बी दी सुपर कीटाइन उसको कहेंगे, और उसकी हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होगी। एंड दिस कीटाइन विल पोलराइज द इनाइन मोर इफेक्टिवली। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो ये इसकी रीज़न है। इसी तरह कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम इसी तरह होती है, तो ये भी सुपर कीटाइन कहलाते हैं। और जब भी किसी कंपाउंड में ये कीटाइन आएंगे तो ये इनाइन की पोलराइजेशन कर देते हैं। इनकी जो कीटाइन की पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको नोट करें, इसको साथ साथ नोट्स में इंक्लूड करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।